सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। कंफर्म करिए वॉइस आ रही है एक बार प्रॉपर और सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं कि नहीं आपको। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। तो वॉइस प्रॉपर आ रही है। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर, इसमें आपकी 4 चीज़ें आती हैं। एक सेकेंड। लाइफ प्रोसेस चैप्टर के 4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें 4 चीज़ें क्या क्या आती हैं। एक तो आता है सबसे पहले डाइजेशन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन तंत्र, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन जो हमारी संचार प्रणाली है। ये 4 कंपोनेंट्स हैं लाइफ प्रोसेसेस के, जिसकी वजह से लाइफ एक्चुअल में पॉसिबल हो पाती है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। अब मैंने सोचा तो था कि चारों कंपोनेंट्स आपको करवा दूंगा इसी लेक्चर में, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने चारों करवाने की कोशिश करी तो फिर आप लोग का जो है काफ़ी प्रतिरोध झेलना पड़ सकता है मुझे, है ना। क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और आपके लिए हैवी हो जाएगा। तो इतना जल्दी भी नहीं हमें, बिकॉज बायोलॉजी हमारी सही एकदम राइट टाइम पे चल रही है और इस वीक में आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज मेन चैप्टर्स होते हैं आज क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। आज डाइजेशन और रेस्पिरेशन करेंगे, कल के लेक्चर में एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन करेंगे। और ये चैप्टर होने के बाद यानी लाइफ प्रोसेस होने के बाद आप ये मानिए कि आपकी ऑलमोस्ट जो मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजी का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास 3 दिन बाकी रहेंगे उसमें भी हम देखेंगे, उसमें उसके बाद और छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको मैं एक ही चैप्टर बोलूँगा। ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन इसके कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट। अब इस लेक्चर में हम लोग 2 कंपोनेंट्स को से डील करने वाले हैं, दैट इज़ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। बिकॉज थोड़ा सा कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो एक्चुअल में चारों ही है, तभी इनको हमें साथ में पढ़ना है। बट यहाँ पे ताकि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए तो यहाँ पे हम लोग पहले डाइजेशन, रेस्पिरेशन समझेंगे सारी चीज़ें और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। आई होप सभी लोग यहाँ पे रेडी होंगे। डाइजेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द रेस्पिरेशन। चलिए, तुमको क्या लगता है हैप्पी बर्थडे लिख दोगे तो हम तुम्हारे कमेंट का मतलब रिप्लाई करेंगे, फिर तुमको भाव देंगे, है ना। चलो, तो अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले डाइजेशन। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन है भाई जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन, सिंपल। ठीक है, जो पाचन क्रिया होता है, जो पाचन तंत्र होता है उसको डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब पाचन किस तरह से होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें समझना है। तो भूमिका यहाँ नहीं बांधने वाला हूँ मैं, सीधे खाना रखो मुँह में और डाइजेशन करवाओ चालू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम फूड को रखते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ओरल कैविटी। टंग वगैरह के नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं सैलिवरी एमाइलेज को रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? सैलिवरी एमाइलेज। ये जो सैलिवरी एमाइलेज होता है ये एक तरह का एंजाइम है। अब मैं जितने भी नाम लूँगा ज़्यादातर होंगे आपके एंजाइम्स। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको बताता चलूँगा क्या यहाँ पे एंजाइम है। तो याद करो जब हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड ब्रेन चैप्टर में, तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज़ कर रहे थे? हॉर्मोन्स रिलीज़ कर रहे थे। और कहाँ पे रिलीज़ कर रहे थे? इनको डक्ट की ज़रूरत पड़ रही थी या फिर नहीं पड़ रही थी? जरा कमेंट बताइए। वर दे द डक्टलेस ग्लैंड और नॉट? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स थे वो एंजाइम्स रिलीज़ कर रहे थे और उनको डक्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, यानी कि एंडोक्राइन वालों को नहीं पड़ती, डायरेक्टली सेक्रीट करते हैं हार्मोन्स को इनटू द ब्लड। एंजाइम्स जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं, नॉट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, बल्कि वो डक्ट के थ्रू करते हैं वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओरल कैविटी दिख रही है, यहाँ पे आपके सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स इस सैलिवरी एमाइलेज नामक एंजाइम को यहाँ पे रिलीज़ करते हैं। किसको रिलीज़ करते हैं?
सैलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज। ये जो सैलिवरी एमाइलेज होता है इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक करने का काम होता है सैलाइवरी एमाइलेज का। अब ये सैलाइवरी एमाइलेज से आपका कॉम्प्लेक्स जो कार्ब है वो सिंपल में ब्रेक हो गया। उसके बाद ये ईसोफेगस, ईसोफेगस होता है आपका फूड पाइप, ये होता है आपका फूड पाइप। इस फूड पाइप के थ्रू जो हमारा खाना है डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? ये डायरेक्टली जाएगा आपके स्टमक में। स्टमक में जैसे ही जाएगा यहाँ पे रिलीज़ होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टमक में आपका रिलीज़ होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस इसको नाम देते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस निकला क्यों? ये निकला इसलिए ताकि जो मीडियम है वो एसिडिक हो सके। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? अभी पीएच वैल्यू हमने पढ़ा नहीं, पीएच वैल्यू होती क्या चीज़ है, लेकिन अगर जिनको पता है तो यहाँ पे समझ लें कि पीएच वैल्यू इसकी होती है 1.6 के अराउंड होती है, वेरी करती है बट रफली अराउंड 1.6। हाईली एसिडिक होता है, यानी कि पीएच वैल्यू इसका लेमन जूस से भी कम होता है, लेमन जूस से भी ज़्यादा एसिडिक होता है ये। क्यों एसिडिक हुआ? ताकि अभी जो आने वाला एक अगला एंजाइम है वो फंक्शन कर सके, और आने वाला जो अगला एंजाइम है दैट इज़ योर पेप्सिन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट इज़ योर पेप्सिन। ये हमारा अगला एंजाइम है जो कि सेक्रीट किया जाता है बाय व्हाट? बाय स्टमक। ये ब्रेक करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम होता है पेप्सिन का, और ये जो करता है वो एसिडिक मीडियम में ही फंक्शन कर पाता है। इसको चाहिए एसिडिक मीडियम, और वो एसिडिक मीडियम किसने बना के दिया? इसको गैस्ट्रिक जूस ने बना के दिया। अब ये जो पेट होता है इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, दैट मीन्स कि वो काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो आपको नहीं लगता ये पीएच वैल्यू 1.6 का जो गैस्ट्रिक जूस है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उस जो इनर डेलिकेट लाइनिंग है? तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं श्लेष्मम झिल्ली, हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। और ये जो श्लेष्मा झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमक को, इनर डेलिकेट लाइनिंग ऑफ स्टमक। अगर ये नहीं होगा तो स्टमक डिस्ट्रॉय हो सकता है बाय द गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में इतना ही काम होना था बस। इसके बाद यहाँ पे लगी होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स अलाउ करती हैं इस खाने को अगले पार्ट में पास होने के लिए। इन स्फिंक्टर जो मसल्स होती हैं ये अलाउ करती हैं, ये दरवाजे तभी खुलते हैं जब स्टमक का काम हो जाता है। ये दरवाजा स्फिंक्टर मसल का जो अब अलाउ करेगा अगले चैम्बर में जाने के लिए। अगला चैम्बर है, अगला कंपोनेंट है हमारा, ये जो आप ये देख पा रहे हैं अंदर ऑरेंज कलर का पार्ट, दैट इज़ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए कितना ज़्यादा इधर उधर इधर उधर इधर करके मैं वाइट से दिखाने का प्रयास करता हूँ, कितना ज़्यादा ऐसे 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 करके हो रखा है ये, क्योंकि ये बहुत लंबा होता है। ये जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी हमारे चैम्बर्स होते हैं, वैसे चैम्बर वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहिए, बट मैं चैम्बर आप समझ पा रहे होंगे मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ। कि पहला मान लेते हैं चैम्बर हमारा सलाइवा था, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्ब सिंपल में ब्रेक हुआ, ईसोफेगस के थ्रू खाना अगले चैम्बर में आया स्टमक में, ठीक है, जहाँ पे अब वहाँ पे काम हुआ क्या? गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हुआ और वहाँ पे प्रोटीन अमीनो एसिड ब्रेक हुआ। अब अगले चैम्बर में स्फिंक्टर मसल्स पास करवाएंगे इसको, और ये अगला चैम्बर है हमारा दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे अगर हम चैम्बर्स की बात करें जहाँ खाना जाता है उसका सबसे लंबा हिस्सा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 7 to 8 मीटर्स, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। और ना सिर्फ ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल वर्ड को भी मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ इंटेंशनली, बिकॉज अभी उसके बारे में भी बताऊँगा आपको, लेकिन ऐसा मान लीजिए जितने भी चेम्बर्स हैं वहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे होता है आपका मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन। मेजर पार्ट ऑफ जो डाइजेशन है, जो खाने का पाचन है, वो छोटी आंत में ही होता है। तो सर यहाँ पे भी तो हुआ था स्टमक में, आगे नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन मेजर पार्ट में बोल रहा हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहाँ पे होते हैं आपकी डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये तीनों कंपोनेंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के काम होते हैं। जेजुनम, इलियम कलेक्टिवली आपको अंदर देखने को मिलेंगे, और डुओडेनम बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही खाना स्फिंक्टर मसल छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसने की कोशिश करता है, डुओडेनम पहले उसका एक झापड़ से स्वागत कर देता है,
कि चल जल्दी से उधर अंदर। ठीक है, तो डुओडेनम आपको एक, आप ऐसे बोल सकते हैं तीनों डुओडेनम, जेजेनम और इलियम तीनों कंपोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के, बट डुओडेनम बाहर की तरफ लोकेटेड है और जेजेनम और इलियम अंदर है ये, बस। ठीक है, अब खाना आएगा कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का ऐसा ज़्यादा कोई एंजाइम नहीं है, ये क्या करेगा? दूसरों के एंजाइम पे रिलीज़ करेगा। और ये बैठे हैं ये लिवर और पैनक्रियाज, ये एकदम ताक में बैठे हुए हैं कि जैसे ही स्फिंक्टर मसल ने खाना पास किया स्मॉल इंटेस्टाइन में, हम अपने एक्टिवेट हो जाएंगे। और लिवर जो है ना, लिवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जो कि इसके थोड़े से कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, राइट साइड में लोकेटेड होता है ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, और ये थोड़ा सा काफ़ी डार्क रेड कलर का होता है ये। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है, जरा मुझे ये बताइए, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब लिवर क्या करेगा? लिवर जो है बाइल जूस फेंक के मारेगा जल्दी से। क्या फेंक के मारेगा? बाइल जूस। ये जो पित्त का रस है, ये पित्त की थैली में लोकेटेड है, ये एक तरह से बाइल जूस है, ये लोकेटेड होता है। इसके जो नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थैली नुमा स्ट्रक्चर, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है गॉल ब्लैडर। और इसी गॉल ब्लैडर में आपका ये स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अगर कंफ्यूज हैं तो ऐसा याद करिए कि गाल में भर के रखा है उसने बाइल के जूस को, और बाइल जूस जो है फेंक के मारेगा जल्दी से, बिफोर कि अब पैनक्रियाज अपना पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारे, उससे पहले ये अपना बाइल जूस फेंक के मारेगा। उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि इस जो बाइल जूस है ना, ये बाइल जूस के दो फंक्शंस हैं। बाइल जूस के दो फंक्शन ये हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत के अंदर, मीडियम को बेसिक बनाने का काम करेगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अल्कलाइन बनाने का काम करेगा। क्यों काम करेगा अभी तुम्हें पता चलेगा, अभी तुम्हें पता चलेगा जब मैं तुम्हें पैनक्रियाटिक जूस के बारे में बताऊंगा। और दूसरा इसका काम होता है कि जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको, ठीक है, फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का काम करता है। एक्चुअल में फैट ब्रेक होता है फैटी एसिड्स में, जैसे कार्ब आपका गया ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में। तो फैट उसी तरह आपका फैटी एसिड है, बट पूरी तरह से फैटी एसिड में कन्वर्ट बाइल जूस नहीं करता है। अभी पैनक्रियाटिक जूस का एक एंजाइम होता है वो करेगा। तो बाइल जूस भी हमारा क्या है? ये एक एंजाइम सेक्रीट किया गया है लीवर के द्वारा, जो उसने गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने फेंक के मारा, तो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का ये काम करेगा। अब यहाँ पे आते हैं अपने पैनक्रियाटिक जूस को। इस पैनक्रियाटिक जूस को किसने फेंक के मारा होगा? पैनक्रियाज ने फेंक के मारा होगा। पैनक्रियाज क्या होते हैं? अग्नाशय हिंदी में बोलते हैं। ये अग्नाशय हमारे सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होता है, जब भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो ये पैनक्रियाटिक जूस में कॉम्पोनेंट्स होंगे। एमाइलेज एक कॉम्पोनेंट होगा, नॉट सेलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज कंपोनेंट होगा। एक बहुत सारे इसके में होते हैं एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में, ये जो इंपॉर्टेंट वाले वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, एमाइलेज होता है एक होता है आपका लाइपेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, चलो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब ध्यान से देखिएगा जरा, यहाँ पे एमाइलेज क्या कर रहा है? कार्ब्स को ब्रेक कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक कर रहा है। लाइपेज की अगर बात करें तो लाइपेज का जो काम होता है वो होता है फैट को, जो फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को बाइल जूस ने तोड़ा है, इनको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देना फाइनली। और ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये करता है आपका प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का काम होता है ट्रिप्सिन का। अब ये जो ट्रिप्सिन है, इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ बेसिक मीडियम में ही काम करता है, बेसिक मीडियम में ही काम करता है। और बेसिक मीडियम किसने प्रोवाइड कराया बताइए? बाइल जूस ने। अब समझे आप कि क्यों लीवर को जल्दी थी अपना बाइल जूस देने की, ताकि पैनक्रियाटिक जूस का जो ट्रिप्सिन कंपोनेंट है वो फंक्शन कर सके। क्लियर? यहाँ तक क्लियर आपको कि किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो हुआ, डाइजेशन हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करेंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जिनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। ये विली क्या करते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन।
क्योंकि मेन जो हमारे खाने का डाइजेशन हुआ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, पूरी तरह से फैटी एसिड ब्रेक हुआ, कार्ब्स भी ब्रेक हुआ, और अब प्रोटीन भी आपका अमीनो एसिड में ब्रेक हुआ। तो उसके लिए सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग आप देखते हो खाना तो काफ़ी खाते हैं, बोलते हैं ना खाना लगता नहीं शरीर में, क्यों? क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ढंग से। तो वो विली का काम होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, किस में है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में है। ये कनेक्टेड होते हैं कैपिलरीज से, ब्लड कैपिलरीज से, और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होगा, जहाँ पे ग्लूकोज हमारा टूटेगा और फाइनली एनर्जी क्रिएट होगी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब खाना जाएगा। ये जो हरा कलर का आप चैम्बर देख रहे हो, हरा कलर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसमें कोलोन आपको देखने को मिलते हैं, खैर उसको भी छोड़िए। मेन ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज नाम इसका इसलिए क्योंकि ये बड़ी है, लंबी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी राउंडेड स्ट्रक्चर है और कितना ज़्यादा लंबी है, तभी तो एकदम बहुत ज़्यादा राउंडेड है वो। ये देखो आराम से इतनी तो है, लंबी नहीं है लेकिन बड़ी है, और क्योंकि बड़ी है बस इसीलिए इसका नाम पड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये है छोटी। ठीक है, मतलब है एक सेंस में, और उसकी लेंथ जो है वो कम है। लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज़ बड़ी आंत की अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है रफली 1.5 मीटर्स। ठीक, और यहाँ पे जितना भी रिमेनिंग जो डाइजेशन है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, वो यहाँ से हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ थोड़ा बहुत जो पानी बचा फूड में, डाइजेस्टेड फूड में, वो यहाँ से हो जाता है, ऑफ वाटर फ्रॉम फूड, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के आया। इसके बाद ये खाना आपका चला जाएगा बाकी जगह में, और एनस से निकल जाएगा, रेक्टम एंड देन एनस, आपका ये एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर मैं आपको आगे प्रोसीड करवाता हूँ। पहले ये बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नाम बड़े दर्शन छोटे। सर बायोलॉजी की क्लास 4-5 नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे। आलोक यादव, वो अवेलेबल है परमार एकेडमी ऐप पे। लाइक सिबलिंग्स, छोटे बड़े लगते हैं, बड़े छोटे लगते हैं। सर कोलोन क्या है? कोलोन एक पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट है आपका ये ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और किसी कोई डाउट? चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है। नो, चलो सर लेट हो गया। अपेंडिक्स के बारे में देखेंगे। अपेंडिक्स आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है, तो इसका भी कोई काम नहीं, तो हम फिर पढ़ें क्या क्या काम होता है इसका। ठीक है, और ये सीसम जो यहाँ पे लिखा है ना, सेकम सीसम जो भी लिखा है, ये एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच का मतलब एक जंक्चर होता है, यहीं से खाना आता है स्मॉल से लार्ज में, सीसम जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे जब MCQs देखेंगे तो। सर माल्टोस भी आपका ये सलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो माल्टोस हमारी एक सीरियल शुगर होती है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, ये बट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो। और कुछ डाउट किसी का? ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, माल्टोस, हाँ बता तो दिया। माल्टोस आपका सेलिवरी ग्लैंड्स में लोकेटेड होता है। ये माल्टोस जो हमारी शुगर होती है, जो हमें सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल्स मतलब जो अनाज खाते हैं उसे माल्टोस शुगर होती है। ये माल्टोस को ग्लूकोज से ब्रेक करने का काम करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम्हारी इतनी इच्छा है तो फिर। ठीक है, जो माल्टोस होता है आपका, ये आपको मोस्टली सेलिवरी ग्लैंड्स, और कुछ कंपोनेंट आपको यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो माल्टोस शुगर होती है उसको ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट समझिए, दैट इज़ एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज़ एलिमेंट्री कैनाल? इसको हिंदी में बोलते हैं आहार नली।
एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं आहार नली। और ये जो आहार नली होती है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ पे आहार यानी कि हमारा खाना जा रहा है, जहाँ जहाँ पे हमारा जो खाना है वो जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले लोकेट करिए माइंड में, सबसे पहले हमारा खाना था कहाँ पे, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो रहा था माउथ से। माउथ के बाद खाना जा रहा था कहाँ पे? ईसोफेगस के पास। ईसोफेगस हमारा क्या है? फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद ये स्टमक में जा रहा था। स्टमक के बाद ये कहाँ जा रहा था? स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद सीशम्स के थ्रू आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा था, बड़ी आंत में जा रहा था खाना। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये खाना जा रहा था हमारा रेक्टम, देन एनस में, ठीक है। ये पूरा होता है एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ जहाँ पे खाना जाता है। दैट मीन कि एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि एंड दीज थिंग्स आर कि लिवर एंड पैनक्रियाज, यानी कि जो आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय है, ठीक है, वो आपके पार्ट नहीं होते हैं। लिवर एंड पैनक्रियाज आर नॉट इट्स पार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाना गया ही नहीं। यकृत और आपके अग्नाशय में तो खाना गया ही नहीं ना, बस वो तो इन्वॉल्व थे डाइजेशन में। इन्वॉल्व इस तरह से थे कि वो एंजाइम सेक्रीट कर रहे थे, खाना यहाँ पे नहीं गया। और क्योंकि यहाँ पे खाना नहीं गया, इस वजह से एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट ये नहीं होंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। डाइजेशन में सिर्फ इतना ही था, आपका डाइजेशन ख़त्म। समझ में आ गया होगा सभी को, आई थिंक। अब बढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। दोनों लिंक्ड हैं आपस में, किस तरह से लिंक्ड है अभी आपको समझ में आएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है? श्वसन तंत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि हमने खाना मुंह में रखा था, ठीक है, खाना हमने मुंह में रखा और उसके बाद खाना हमने खाया, ठीक है। खाना पहले गया मतलब हमारे सलाइवरी एमाइलेज से मिला, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपके सिंपल में ब्रेक हुए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू हमारा जो खाना है वो आपका स्टमक में गया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? हम अपनी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीद करते हैं। जब नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ब्रीद करते हैं तो हमारी जो सांस होती है, सबसे पहले काम तो ये होता है कि जो हमारी नोज़ में जो हेयर्स एंड म्यूकस होता है वो उसको एक तरह से एयर को थोड़ा सा प्योरीफाई करने का काम करता है। हेयर्स एंड म्यूकस जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज़ में, वो उसको प्योरीफाई करने का थोड़ा सा काम करता है, जो हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है ये फैरिंग्स में जाता है। यहाँ पे गले में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फैरिंग्स। एक्चुअल में फैरिंग्स वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे खाना और आपकी सांस दोनों जाती है, बस वहीं से डिवीजन दोनों में स्टार्ट हो जाता है। खाना अपने ईसोफेगस के पास चला जाता है और जो सांस होती है वो लैरिंग्स के पास पहुँच जाती है। यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज़ योर लैरिंग्स। ये लैरिंग्स को हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। यहीं से हम डिफरेंट टाइप्स के जो साउंड निकाल पाते हैं वो यहीं से लैरिंग्स की वजह से ही निकाल पाते हैं। यहीं पे हमें देखने को मिलता है एडम्स एप्पल, ठीक है, एडम्स एप्पल। व्हाट इज़ दिस एडम्स एप्पल? तो आपने देखा है कुछ लोगों के, खासकर जो मेल होते हैं उनके मतलब गले में काफ़ी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, गले में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड एज एडम्स एप्पल, है ना। ये बोला था कि भाई जिसके में एडम्स एप्पल ज़्यादा इतना से बड़ा होता है तो उसकी आवाज़ काफ़ी मतलब बेस ज़्यादा होता है वॉइस में और काफ़ी भारी, इस तरह से लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडम्स एप्पल है, इसको बोलते हैं जो लैरिंग्स में आपका सिचुएटेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। ये लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप। और ट्रैकिया में यहाँ पे आप देख पा रहेंगे ये इस तरह की लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। इस तरह की जो लाइंस होती हैं ना, इस तरह की जो लाइंस होती है इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू चैप्टर में। कार्टिलेज क्या होता है? जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे कि हमारे टिप ऑफ द नोज़ में, हमारे ईयर्स में जो आपको मिलता है देखने को, दैट इज़ कार्टिलेज। वो बोन जितना हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? दिस यू शुड नो। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है, सो दैट ट्रैकिया शुड नॉट कोलैप्स। ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने सांस ली और एकदम से चपक गया, एकदम से कोलैप्स हो गया, और अगर फिर सांस नहीं जा पाई तो पता है कि डेथ हो जाएगी हमारी। तो इसीलिए वो जो ट्रैकिया है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का बना है। तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना, ठीक है, होने से बचाने का काम होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का।
ये जो ट्रैकिया देख पा रहे हैं ये फर्दर डिवाइड होगा आपके जो कहलाते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। जैसे कि ये आपका ट्रैकिया है एक, ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, ब्रांचेस। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको देखने को मिल रहा है ब्रोंकस, ठीक है, ये सब प्लूरल सिंगुलर होता है। ब्रोंकाई जैसे ब्रोंकस हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया, ब्रोंकाई आपका प्लूरल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रोंकस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइड हो गया। ये जैसे यहाँ ब्रोंकस गया और एक यहाँ पे ब्रोंकस गया, वो वहाँ पे जूम करके यहाँ पे दिखा दिया आपको एक साइड वाला। तो ये ब्रोंकस है, ब्रोंकस फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ और ये जो ब्रोंकाई है फर्दर आपके ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। दीज बबल्स आर व्हाट, दीज बबल्स आर एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई यहीं पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब समझो गैसेस का एक्सचेंज होता कैसे, बस समझो 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 समझो। नोट्स आपको मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं, बस आपको समझने का काम है। समझिए बस आप सिर्फ यहाँ पे अभी, बाकी मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से अब यहाँ पे गया, क्या क्या गया यहाँ पे आपका, एक सेकेंड रुकिए। चलिए सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड। सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एयर पहुंचा कहाँ तक, एल्वेलाई पे। अब एल्वेलाई को हम बोलते हैं साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। किन गैसेस का एक्सचेंज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता है यहाँ पे कुछ इस तरह से है, मैं कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब हम ब्रीद इन करते हैं, व्हेन वी ब्रीद इन, तो हमने आज तक क्या पढ़ा है कि O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, राइट, ये सुना है हम लोगों ने। अब मुझे ये बताइए, जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, तो कितना % ऑफ ऑक्सीजन लेते होंगे, गेस करिए, गेस करिए कितना % ऑफ ऑक्सीजन लेते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हम इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल कर रहे हैं, और एटमॉस्फेयर में एयर का कॉम्पोजिशन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, O2 होता है आपका 21%। तो हमने जो ऑक्सीजन लिया, ये जब हम लेते हैं O2 को ज़रूरी क्यों है लेना, अभी हम पढ़ेंगे। O2 को ज़रूरी इसलिए लेना है ताकि रेस्पिरेशन हो सके, ताकि जो खाना भी खाया हमने भी थोड़ी देर पहले, वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो सके। खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके खाने से। और अगर O2 नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है, O2 नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। अब चलो जल्दी से मैं आपको यही यहाँ पे बताता हूँ कि अब एनर्जी किस तरह से बनती है। दो सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, ध्यान से फोकस बनाए रखना। ग्लूकोज ही है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, जैसे हमने O2 ब्रीद इन किया ना, जब हमने O2 ब्रीद इन किया, तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें O2 ब्रीद किया, ताकि जो ये ग्लूकोज है फर्दर ही एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। पीछे आओ, ये एल्वुलाई आपको दिख रहा है, स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है कैपिलरीज से। अब इसमें होता ये है, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है जहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट होता है गैसेस का, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। जरूरी नहीं गैसेस का ही हो, बट यहाँ पे गैसेस का होता है। कैसे, जैसे हमने ब्रीद इन किया, जैसे ही हमने ब्रीद इन किया, ठीक है, तो उससे हुआ ये कि यहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन काफ़ी भर गया, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन अब ये सप्लाई करेगा, जो एल्वियोलाई है, किसको, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा ब्लड कैपिलरीज को, ब्लड को लेके देगा। कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड देगा।
ये जो ब्लड है अब ये इस ऑक्सीजन को जल्दी से ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, यहाँ पे हर सेल्स में, जहाँ पे ताकि यहाँ पे हो सके रेस्पिरेशन, ताकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है जो भी खाना खाया है, तो जो खाना खाते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन ये स्टोर्ड फॉर्मेट होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है आपका। कहाँ पे स्टोर होता है यूजुअली, ये लिवर वगैरह में स्टोर होता है। ये फर्दर ग्लूकोज में ब्रेक होता है और ग्लूकोज अब यहाँ पे एनर्जी में ब्रेक होगा। कैसे, साइटोप्लाज्म इनसाइड अ सेल, देखो सेल में आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है, उसी साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज टूटता है पाइरोवेट में। पाइरोवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और एनर्जी थोड़ी सी बनती है। फर्दर ये पाइरोवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जो ऑक्सीजन अभी ब्लड लेके गया, हुआ क्या, हमने इनहेल किया। ठीक है, कहाँ पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा, एल्वियोलाई के पास पहुँचा। एल्वियोलाई में क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। कैसे डिफ्यूजन हुआ, क्योंकि हाई से लो जाता है तो उससे क्या, कैपिलरीज कनेक्टेड है। कैपिलरीज में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, कैपिलरीज में लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, एल्वियोला में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वो पहुंच गया। अब वो कैपिलरीज कनेक्टेड हैं, छोटी 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 छोटी, वो जो कैपिलरीज है वो है आपकी, उसमें किससे कनेक्टेड है, आर्टरीज से। अब ये आर्टरीज जो हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़े, मतलब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, जो आर्टरीज हैं जिनको आई थिंक हिंदी में धमनियाँ बोलते हैं, तो वो आर्टरीज ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करके हर सेल तक जाएंगे ये, और हर सेल तक जाएंगे और ऑक्सीजन छोड़ के चले आएंगे और वहाँ बैठ के देखेंगे क्या हो रहा है। बैठ के देखेगा ब्लड क्या हो रहा है, तो वो देखा कि अच्छा यहाँ पे तो ये सब ब्रेक हो रहा है, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी मिल रही। तो एनर्जी से तो ठीक है, एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब इसमें जो यहाँ पे देखो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, यहाँ पे एनर्जी मिल गई। ठीक है, यहाँ पे वाटर थोड़ा सा एक तरह से वाटर वेपर रिलीज हुआ और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिला। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो एक वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसको निकालना ज़रूरी है। ठीक है, अब वो जो बैठ के देख रहा था उसने कहा लाओ कार्बन डाइऑक्साइड हमको दे दो, हम छोड़ आते हैं। कहाँ, जहाँ से ऑक्सीजन ले गए थे वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ लाएंगे। तो वही अब लेकिन बोलता है हम नहीं ले जाएंगे हम, या फिर ये बोल सकते हैं कि वो बोलेगा कि इसको हम दूसरे पाथ, दूसरे रास्ते से ले जाएंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दो तरह की यहाँ पे हमारी एक तरह से एक आर्टरीज और एक वेंस है। आर्टरीज क्या कर रही थी, ऑक्सीजन लेके आ रही थी, उन्होंने ऑक्सीजन, उनका काम था बस ऑक्सीजन को दे देना। ये जो CO2 निकली आफ्टर रेस्पिरेशन, उन्होंने जो सेल के अंदर मतलब सारा काम, आप समझ रहे हो कितना काम हो रहा है, हर सेल के अंदर कितना काम हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से अगर हमारा ब्लड का सप्लाई रुक जाता है तो इसी वजह से फिर वो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज हर सेल में एनर्जी का जो ब्रेकेज का प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो इससे CO2 जो रिलीज़ हुआ वो अब वेंस कैरी करके ले जाएंगे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 रिच ब्लड। O2 रिच ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो CO2 रिच ब्लड होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये यहाँ पे वेंस में ट्रैवल करेगा, और वेंस में ये कैसे ट्रैवल करेगा, अभी मैंने आपको बताया, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेंस में ट्रैवल करेगा। और ये कैसे अब बॉडी से बाहर जाएगा CO2, ये एक्सेलेशन के थ्रू जाएगा। एक्सेलेशन के थ्रू कैसे जाएगा, ये जो हमारी वेंस है ये यहाँ पे लेके आएंगे इसके पास, किसके पास, एल्वियोलाई के पास। अब एल्वियोलाई के पास लेके आएंगे तो एल्वियोलाई के अंदर जो है काफ़ी हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2 हो गया, बाहर लो कंसंट्रेशन है। तो ये इस तरह से जो हमारा एक्सेल का प्रोसेस है ये यहाँ से होगा, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आपका CO2 मूव करेगा, और इसको CO2 को हम कर देते हैं एक्सेल। इस तरह से पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन कैसे ब्लड में डिजॉल्व हुई, कैपिलरीज के थ्रू, एल्वियोलाइज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू वो डिजॉल्व हो गई। वो डिजॉल्व होने के बाद हर सेल तक पहुंचाने का काम किसने किया, ब्लड ने किया। और ब्लड ने ऑक्सीजन जब पहुंचा दिया तो वहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट था CO2। वो CO2 फिर से अगेन से लंग्स के पास पहुंची, एल्वियोलाई के पास, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगेन डिफ्यूजन हुआ, और वो हमारे एक्सेलेशन के थ्रू वो CO2 बाहर निकल गई। तो सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन 21% होता है, क्योंकि 21% ही एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसमें 21% होती है ऑक्सीजन, और CO2 की अगर बात करें कितनी होती है, CO2 0.036% होती है। और वहीं जब हम एक्सेल करेंगे, वहीं पे जब हम क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब हम एक्सेल करेंगे तो क्या कॉम्पोजिशन होगा वो देख लीजिए। दैट इट मीन्स कि जब हम ब्रीद आउट करेंगे, तो जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो CO2, आपको लगता है कि भाई CO2 बहुत ज़्यादा होती होगी, बिल्कुल ज़्यादा होती है, लेकिन CO2 मात्र 4.4% होती है, उससे ज़्यादा तो O2 ही हम निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जब ब्रीद इन करते हैं तो सिर्फ O2 लेते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो सिर्फ CO2 ही निकलती है। आपने देख लिया ना कि जब हम ब्रीद आउट कर रहे हैं तो CO2 ज़्यादा तो O2 ही निकल रही है। ये क्वेश्चन अभी हम आप जो PYQ सीरीज़ कर रहे हैं उस पर हमने देखा था। ठीक है, कि CHSL में और CGL दोनों में पूछा जा चुका है ये कि CO2 कितना परसेंटेज हम जब ब्रीद आउट करते हैं तो CO2 कितना परसेंटेज होता है, तो 4.4% होता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर?
क्लियर आ रही वॉइस अभी? सर वाई दी ट्रैकिया इज नॉट सराउंडेड बाई बोन्स? बोन से साउंड होगा तो अपनी अलग दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे समझो बोन से कौन साउंड होता है और कौन नहीं साउंड होता है, ठीक है। पहले मुझे इसको कंप्लीट कर लेना, तो फिर उस टॉपिक पे आते हैं। तो एक चीज़ एक तरह से समराइज़ करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि होता क्या है कि हमारे लंग्स जो हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास पहुँचता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी तक पहुँचा देता है, हर सेल तक पहुँचा देता है। और हर सेल में होता है रेस्पिरेशन के बाद CO2 निकलती है, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो CO2 रिच ब्लड होता है। ये जो CO2 रिच ब्लड होता है ये फर्दर जाता है हार्ट के पास, हार्ट देता है लंग्स को। ये हम सारी चीज़ें कल देखेंगे, ठीक है, कल वाले लेक्चर में। और ये लंग्स अगेन क्या करता है, CO2 को बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी जो वेन लिखा हुआ पल्मोनरी आर्टरी, इस पर आपको फोकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एक आपका रेस्पिरेशन होता है जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इसको बोलते हैं वायुई श्वसन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, अवायुवीय श्वसन, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये यूजुअली आपको ईस्ट वगैरह में देखने को मिलता है। ईस्ट किसका प्रकार है, ज़रा बताइए जल्दी से, कौन से प्लांट किंगडम का ये एक टाइप है। तो यहाँ पे भी एनर्जी मिलती है, एथनॉल रिलीज होता है और CO2 आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन आपके दोनों में एनर्जी है। डिफरेंट क्या है, वाटर की जगह बस यहाँ पे एथनॉल हो गया, बाकी CO2 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे एक तीसरा फॉर्म ऑफ वहाँ पे रेस्पिरेशन आप देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज दिस लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन था ही नहीं बिल्कुल। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो है बट बहुत कम मात्रा में है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में बोल सकते हैं ये, और दैट इज़ कॉल्ड एज लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है ये हमारी मसल सेल्स में देखने को मिलता है। मसल सेल्स में क्या होता है, ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये फर्दर ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। और ये जो हमारा लैक्टिक एसिड है यही डेवलप करता है क्रैम्प्स, ठीक है, ये डेवलप करता है क्रैम्प्स इन दी मसल सेल्स। ये कब देखने को मिलता है, ये जब हम बहुत ज़्यादा कोई एथलेटिक एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हमने रनिंग करी, तो उस रनिंग से होता क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा हम ब्रीथ कर नहीं पाते हैं। और क्योंकि ज़्यादा हम ब्रीथ कर नहीं पाते हैं तो हमारी सेल्स में देन होने लगता है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला रेस्पिरेशन, जहाँ पे रादर दैन आपका ये वाटर वगैरह क्रिएट होता है या वाटर CO2 की जगह आपका लैक्टिक एसिड क्रिएट हो जाता है बियॉन्ड एनर्जी, मतलब बिसाइड एनर्जी। तो वो जो लैक्टिक एसिड है वो क्रैम्प्स डेवलप करता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एसिड की वजह से क्रैम्प्स डेवलप होते हैं, तो लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, ये जो हमारा लंग्स है ना, लंग्स के नीचे ये जो आपको एरिया देखने को मिलता है दैट इज़ कॉल्ड एज डायफ्रैग्म, इसको बोलते हैं डायफ्रैग्म। और जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स हमारे बड़े हो जाते हैं। लंग्स क्या होते हैं, लार्जर इन साइज़ हो जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अभी एयर उनमें भर गई है तो वो लार्ज हो जाएंगे साइज़ में। और क्योंकि वो लार्ज हो गए हैं तो जो डायफ्रैग्म है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपसे कि डायफ्रैग्म में जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है और क्या होता है। तो जब हम डायफ्रैग्म जो होता है वो लोअर हो जाता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, क्योंकि लंग्स बड़े हो गए हैं तो लंग्स को जगह देने के लिए डायफ्रैग्म आपका नीचे हो जाएगा। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग्स जो है हमारे वो थोड़े से श्रिंक कर जाते हैं, और जो डायफ्रैग्म है अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी कि थोड़ा सा और अपर आ जाता है, थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है। और जो हमारा ये होता है ना, दैट यहाँ पे ये जो आप लंग्स देख पा रहे हैं ये सराउंडेड होता है बाय रिब केज, बोनी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ये जो बोनी स्ट्रक्चर है ये लंग्स को सराउंड करके रखता है, बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रिब केज। ये रिब केज जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करके देखिए आप अभी, तो क्या हुआ, ये ऊपर उठा आपका रिब केज, है ना। ये इसको आप फील भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए अगर आप हाथ लगा के तो आपको रिब केज फील होगा। वो रिब केज क्या होता है, रिब केज जब सोचो अगर रिब केज ना हुआ और किसी ने ऐसे घूंसा मारा आपके, ठीक है, तो लंग्स आपके क्या हाल होगा आपको पता है ना, ठीक है। तो रिब केज की अगर बात करें तो ये आपका थोड़ा सा अप होगा, रिब केज की अगर बात करें
अप होगा यानी ऊपर आएगा जब हम ब्रीद इन करेंगे, और रिब केज आपका डाउन जाएगा जब हम क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो ये डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका लंग है ये एक मेम्ब्रेन होता है, दैट उसको बोलते हैं प्लूरा, जिससे कवर्ड होता है। प्लूरा क्या होता है, कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाट इज प्लूरा, प्लूरा इज योर कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। व्हाट इज प्लूरा, प्लूरा इज योर कवरिंग ऑफ लंग्स, जो आउटर कवरिंग है लंग्स की उसको बोलते हैं प्लूरा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या था और क्यों रेस्पिरेशन हुआ, कैसे रेस्पिरेशन हुआ, एल्वेलाई में किस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ, और इसी डिफ्यूजन का अब देखो यहाँ से क्या हुआ ना, जब यहाँ से O2 को दे दिया ब्लड को, O2 ब्लड में डिजॉल्व हो गया, राइट। अब वो ब्लड सेल के पास पहुँचा होगा, सेल में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था उसमें O2 होगा, और वो O2 सेल तक कैसे पहुँचा, वो भी डिफ्यूजन से ही पहुँचा, एक्चुअल में वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही पहुँचा। सेल में O2 था, सॉरी ब्लड में O2 था, सेल में O2 नहीं था, क्योंकि ब्लड में हाई कंसेंट्रेशन ऑफ O2 था और लो कंसेंट्रेशन था आपके सेल्स के अंदर, तो हाई से लो डिफ्यूजन के थ्रू ही ये पहुंच गया आपका O2 अंदर, और O2 जब अंदर पहुंचा तो हुआ रेस्पिरेशन। किस तरह से रेस्पिरेशन हुआ वो आपने यहाँ पे देखा। क्लियर? ये 16% O2 बाहर क्यों निकालते हैं भाई? हम तो निकालते नहीं है, वो विधि का विधान है, वो ऐसे ही हमारी सृष्टि ने की रचना है, बस ऐसे समझ लो। क्यों निकालते हैं? आज सर दाल बना रहे हैं। अच्छा, दाल बनाने में ही सीटी आती है क्या? वहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, कहाँ पे ऑस्मोसिस होगा? ऑस्मोसिस समझ नहीं आ रहा। ऑस्मोसिस तब होता है जब एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जब वो लिक्विड कंपोनेंट में, तो माल्टेस कौन सेक्रेट करता है, इंटरनेट पे लिखा है, इंटरनेट करता है, इसे जेल में बोला था। माल्टेस आपका सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों करता है, ठीक है। अब अगर एसएससी ने माना है स्मॉल इंटेस्टाइन तो हम भी मानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि यूपीएससी एसएससी ये मानता है कि हड़प्पा में घोड़े मिले, घोड़े के अवशेष मिले, सुरकोतड़ा मिले, लेकिन यूपीएससी मानता है कि नहीं मिले हैं। यूपीएससी ने दो बार इस पर क्वेश्चन पूछा और दोनों बार बोला कि नहीं मिले हैं अवशेष। एक बार तो लोगों को लगा कि गलती हुई होगी यूपीएससी से, दूसरी बार भी उसने बोला नहीं मिले, लेकिन एसएससी मानता है मिले। तो जो बोलता है तो उसका मानना पड़ेगा, ठीक है। चिकन बन रहा है, क्यों? बिल्कुल चिकन है, ऑस्मोसिस लिक्विड्स। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अभी हम इसके करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी डेवलप होगी, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग फ्रॉम करंट स्लाइड ले लें, ठीक है। चलो या तो रेस्पिरेशन के कर लें क्या पहले क्वेश्चन? चलो रेस्पिरेशन कर लेते हैं, बिकॉज अभी पढ़ा है, थोड़ा सा आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे, है ना। चलो रुक जाओ। चलो, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड। बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए। तो आंसर क्या होगा? द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। एडम्स एप्पल, ऑप्शन नंबर डी। विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउज फॉर द अपटेक ऑफ CO2 एंड लिमिट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन? बताइए। जैसे कि एल्वियोलाई हमारा साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमंस होता है, एल्वियोलाई, वैसे प्लांट में साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या होता है? लैमिना, स्टिपुले, स्टोमेटा या फिर पेटियोल? कहाँ पे साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है? तो हम लोगों ने देखा था ये स्टोमेटा में होता है। और ये कौन, इनको गार्ड कौन करता है? जो गार्ड सेल्स होती हैं इसको गार्ड करती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 69। टाइनी पोर्ट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियस, स्टोमेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर साइटोप्लाज्म? तो ये कहलाते हैं आपके स्टोमेटा, ठीक है, जहाँ से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है प्लांट्स में। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्यूल्स ऑफ फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट्स? यानी कि कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है? गिल्स, डायफ्रैगम,
ट्रैकिया या फिर स्पाइरिकल्स। तो इसको बोलते हैं क्या, ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर में के बाकी हिस्सों से रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है? कौन सा शरीर है जो छोड़ता है? ट्रैकिया, एल्वेलाई, लैरिंग्स या फिर ब्रोंकाई। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीजेस CO2 ब्रॉट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी? ये आपका होता है एल्वेलाई में, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑप्शन नंबर बी। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स। तो लंग्स के बीच में से क्या प्रेजेंट होता है? थाइमस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फिर पीनियल। बहुत आसान है, आई थिंक जल्दी से अटेम्प्ट करिए, बहुत आसान है। बहुत लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करवाते हैं, तो करिए जल्दी से। तो सही आंसर क्या होगा? थाइमस। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल तो सारे ब्रेन में होते हैं ना। ब्रेन चैप्टर में हमने देखा था पिट्यूटरी क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड जो किसको रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जिसको कि हम सोमैटोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस आपका इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ये सारे काम हाइपोथैलेमस के होते हैं। और हाइपोथैलेमस आपका फोर ब्रेन का पार्ट होता है। और पीनियल जो ग्लैंड होता है ये पी शेप्ड, ठीक है, पी यानी मटर के दाने के बराबर का आपका ग्लैंड होता है, जो आपका सेक्रीट करता है मेलाटोनिन, जो कि आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा थाइमस। थाइमस आपके लंग्स के बीच में मौजूद होता है। जब मैं कल आपको ये हार्ट वाला पढ़ाऊंगा, सर्कुलेटरी सिस्टम, तब वहाँ पे देखेंगे। ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, सीलिया, विली या फिर एल्वेलाई? बताइए। हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो सही आंसर क्या होगा? एल्वेलाई। तो हेयर लाइक तो थे नहीं है, ठीक है। एल्वेलाई बिल्कुल हेयर लाइक नहीं थे, आपने देखा, वो तो बैग लाइक स्ट्रक्चर थे, तो ये तो होने से रहा। ब्रोंकाई आपके ब्रांच ऑफ ट्री जैसे थे, ये भी हेयर लाइक नहीं थे। सीलिया और विली, विली तो हमें देखने को मिले थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो थे नहीं। बचा क्या? सीलिया। सीलिया होते हैं आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। आपने, अगर आपको याद हो, जब हम फ्लैगेलम के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम प्रोतीस्ता के फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब प्रोतीस्ता फाइलम के बारे में पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे हमने देखा था प्रोतीस्ता में कि वहाँ पे जो प्रोटोजोआ का एक टाइप होता है फ्लैगेलम, और वो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें। और फिर हमने अपने जो टिश्यू चैप्टर देखा था, वहाँ पे भी देखा था सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़। सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यूज़ हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे? जैसे कि यूरेटस वगैरह में, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिल रहे थे वो, ठीक है। तो वो जो होते हैं वहाँ पे सीलिया आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। विली आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फॉर फूड एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। 74, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सचेंज गैसेस। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा भाग गैसों का आदान प्रदान करता है? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया या फिर एल्वेलाई? तो कौन सा करता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वेलाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू विच पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू। कौन से प्लांट टिश्यू से आपका आदान प्रदान होता है गैसों का? बताइए जल्दी से। तो फ्लोएम से क्या होता है? फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम से क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और आंसर क्या होगा? स्टोमेटा, सिंपल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा बताइए, जाइलम और फ्लोएम में कौन सा टू वे होता है आपका? टू वे कौन सा होता है? तो टू वे कौन सा होता है आपका? फ्लोएम होता है टू वे और जाइलम होता है आपका वन वे, ठीक है। अगला 76, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। तो हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में ही, जो अभी मैंने आपको होता है ना कि सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर, तो सेल में सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो पाइरुवेट में टूटता है इन दी साइटोप्लाज्म। बाकी का जो काम होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखे तो दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि पोरस होती है, ठीक है, जो कि पोरस होती है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे आपका ये एनर्जी का सिंथेसिस होता है इन दी फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर आउटर मेम्ब्रेन ना हो माइटोकॉन्ड्रिया में और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ अगर इनर मेम्ब्रेन ही है तो आउटर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका सही आंसर होगा। ATP के फॉर्म में जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको कि हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 77, इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल प्रोडक्ट्स आर।
एरोबिक जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? एरोबिक मतलब वायुवीय जो श्वसन होता है उसमें क्या एंड प्रोडक्ट्स होते हैं? तो एनर्जी के बियॉन्ड हमें मिलता है क्या? एनर्जी के बियॉन्ड हमें मिलता है CO2 और H2, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलेगी, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगी तो फिर डेथ हो जाएगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक काफ़ी पॉइजनस गैस होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर होगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन बताइए और देखते हैं कितने लोगों ने अच्छा सही आंसर बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर सिर्फ इनर मेम्ब्रेन ही हुई तो क्या होगा? अगले क्वेश्चन को जरा करिए। इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू माइटोप्लास्ट, बिल्कुल सही बताया सुब्रत ने और आस्था शर्मा ने, सभी ने सही बताया, माइटोप्लास्ट आंसर होगा, ठीक है। माइटो, बस माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोप्लास्ट लगा देना आपको, ठीक है, प्लास्ट, माइटोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है कि इन दी एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज किस में ब्रेक होता है? CO2 वाटर एनर्जी में, ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक्स, लाइक, सेंड, शेयर, सब्सक्राइब। रुक जाओ भी, अब हम लोग को करना है क्या? डाइजेशन भी तो करना है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, चलो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई द GI tract and does not provide energy but helps in the body to get rid of wastes and keeps the intestinal tract healthy। किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के GI पथ द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर को अपशिष्ट से छुटकारा पाने में मदद करता है और आंत्र पथ को स्वस्थ रखता है? क्या होता है ये होता है आपका फाइबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का जिसको कोई ब्रेक नहीं किया जा सकता है। फाइबर आपको कहाँ से देखने को मिलता है? फाइबर आपको जो फ्रूट्स होते हैं, यूजुअली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उससे देखने को मिलता है, ठीक है। ये एनर्जी एक्चुअली में प्रोवाइड नहीं करता है और बॉडी को वेस्ट से गेट रीड अप कैसे हेल्प करता है? फाइबर जो होता है ना, थोड़ा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का, ठीक है, जिनका वेस्ट पास नहीं हो रहा है, तो उनको बोला जाता है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से खाएं, आपका फाइबर का कमी हो सकता है। तो फाइबर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा है बट ये वेस्ट को एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर ए। 42 मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कैरीड आउट बाय। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? तो हमारे शरीर में जो चयापचय यानी कि जो पाचन की जो पूरी क्रिया हो रही है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस होता है चीज़ों का। एनाबॉलिज्म में चीज़ों का सिंथेसिस होता है, चीज़ें बनती, कैटाबॉलिज्म में चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं। तो हमारे शरीर में चयापचय जो संबंधी प्रतिक्रियाएं हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये करी जाती हैं प्रोटीन के द्वारा। याद रखिएगा, ये प्रोटीन के द्वारा की जाती हैं। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रोटीन जो हमारा करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैरी आउट करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 43rd, Dash a fluid secreted by new mothers during the initial days of lactation contains nutrients that boosts a baby's immune system and helps fight infection। कौन सा स्तनपान के शुरुआती दौर में माताओं द्वारा स्रावित तरल पदार्थ होता है जो बच्चे के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है? सीबम, साइनोविया, कोलोस्ट्रम या फिर सीरोमेन? तो इसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। ये कोलोस्ट्रम जो होता है येलोइश कलर का जो फ्लूइड होता है जो लैक्टेशन के टाइम पे ये बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है, काफ़ी हेल्प करता है उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में, ठीक है। और तभी ये बोला भी जाता है कि जो शुरुआती दिनों में बच्चों को जो माता का दूध है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसी वजह से बोला जाता है बिकॉज उसमें कोलोस्ट्रम करके ये होता है, आपको जो एंजाइम होता है ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। ये एक तरह का फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है 44, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? द लीवर सेक्रीट्स बाइल। Liver is the largest gland in the body. The liver is situated in the upper part of the abdomen on the left side. The liver is reddish brown in the color. किस कलर का होता है आपका लिवर? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि लिवर हमारा बाइल जूस सेक्रीट करता है। उस बाइल जूस का काम क्या होता है? एक तो मीडियम का बेसिक बनाना इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि जो ट्रिप्सिन है, पेप्सिन दोनों का काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करने का। पेप्सिन जो होता है, ऐसे याद रखो, जब हम पेप्सी पीते हैं तो हमारा जो मुंह है थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक मीडियम में काम करता है और वो कहाँ पे आता है? स्टमक में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो स्टमक में रिलीज़ होता है और जो ट्रिप्सिन होता है वो बेसिक मीडियम में काम करता है, वो पैनक्रियाटिक जूस का पार्ट होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। तो बाइल जूस आपका
लीवर के द्वारा सेक्रेट होता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, सही है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये भी मैंने बताया था कि लीवर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। लीवर इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ऑन द लेफ्ट साइड नहीं, ऑन द राइट साइड। ये आपका अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में है बट राइट साइड में है, ध्यान रखना। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, ध्यान रखना कि इसको अभी हम देखेंगे, आई थिंक क्वेश्चन भी आएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डैश फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, यानी एक बड़ी मांसल परत जिसे डैश कहा जाता है छाती गुहा में फर्श का निर्माण करती है। क्या होता है ये? डायफ्रैगम, लैरिंग्स, डुओडेनम या फिर एल्वेलाई। ठीक है, चेस्ट में ये जो कैविटी होती है इसको थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, थोरैसिक कैविटी, जैसे कि हमने रिब केज देखा था, रिब केज, ठीक है, उसके अंदर लंग्स फिटेड हैं। वो कैविटी जो होती है ना, कैविटी अगर मान लो लंग्स ना हो तो उस कैविटी को थोरैसिक कैविटी कहा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। अब यहीं पे नीचे आपका डायफ्रैगम है जो कि चेस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, लैरिंग्स तो भाई आपका ऊपर है जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। डुओडेनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। एल्वेलाई देखा था ये जब हमारे ब्रोंकियोल्स टूटते हैं तो फिर फर्दर वो एल्वेलाई में कन्वर्ट होते हैं, जो कि जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे आराम से, डायफ्रैगम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ आवर डाइट एसेंशियल टू द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का अपाचीय भाग होता है जो पाचन तंत्र में स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? फैट, कार्ब्स, प्रोटीन्स या फिर रफेज? बताइए, आंसर है रफेज। जो फाइबर की बात कर रहे थे ना, उससे रफेज ही हमें एक्चुअल मिलता है। ये इनडाइजेस्टिबल पार्ट ऑफ बॉडी जो अभी हमने देखा था, एसेंशियल है हेल्थ को बिकॉज वेस्ट को एलिमिनेट करने में काम करता है। तो जो रफेज है ना वो यहीं से जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उन्हीं से रफेज मिलता है। फैट तो ब्रेक हो ही जाता है, फैट इनडाइजेस्टिबल का है, डाइजेस्टिबल है तो फैट को फैटी एसिड में ब्रेक किया जा रहा था, कार्ब को फर्दर ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड से ब्रेक किया जा रहा था। 47th, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड्स इंटू प्रोटीन, यानी कि यहाँ पे हो रहा है एनाबॉलिज्म, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन एंड अमीनो एसिड्स इंटू प्रोटीन्स, यानी कि यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि वैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक हो रहा था और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में हो रहा था, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, और ये काम कहाँ पे होता है? ये आपको होता है ना लिवर, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये होता है आपका लिवर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तभी तो मैंने बोला था कि लिवर, हमारा जो खाना है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और कहाँ पे स्टोर होता है? ये लिवर में ही स्टोर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज रिलीज बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में मौजूद गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा जारी किया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सा है जो गैस्ट्रिक हमारा जूस रिलीज करता है? लाइक नहीं आ रहा है, लाइक करो। लाइक ज़रूरी नहीं है, बस आंसर करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सभी जानते हैं पीएच वैल्यू 1.6 होती है। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज ब्रेक इनटू सिंपलर वंस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, फंगाई या फिर बैक्टीरिया? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हार्मोन्स के एक डेफिनेट फंक्शंस होते हैं कि भाई ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल। एंजाइम्स होते हैं, अभी आपने देखा था डाइजेशन में, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50th नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम रिसीव सेक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज, यानी कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग है जो यकृत और अग्नाशय से श्राव प्राप्त करता है, जिसको सेक्रीशंस मिलते हैं? बताइए। तो अभी हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो हमारे लिवर बाइल जूस फेंक के मारता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारता है। सारे क्वेश्चन कितने आसान है आप देख लीजिए। ठीक है, सारे SSC के क्वेश्चन हैं आपके, आराम से बन रहे हैं। गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जूस स्टोर होता है। ठीक है। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सेक्रीट्स HCl दैट हेल्प्स आवर बॉडी इन किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया? HCl मीडियम का एसिडिक बनाता है ताकि हमारा पेप्सिन काम कर सके, ताकि जो खाने में हम कुछ भी खा लेते हैं, हाथ धो के नहीं खाते हैं, या फिर इधर उधर के जो छोटे छोटे बैक्टीरिया अगर आ गए हैं तो उनको मारने का काम करता है आपका HCl, क्योंकि बहुत हाईली होता है, एसिडिक होता है, तो वो हमारे मर जाते हैं। मुझे पता है फिर आपका डाउट आएगा तो फिर पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, फिर हमें बीमारी क्यों होती है। तो भाई कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती कि मतलब इसने किया तो फिर कोई बीमारी नहीं होगा। बिल्कुल, अगर ये सोचोगे अगर ये ना हो तो तुम रोज़ बीमार रहो फिर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्टमक, ऑप्शन नंबर डी। स्टमक इधर रिलीज करता है HCl। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड एज। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसे वृद्धि होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? विली, लम्प्स, बेनिग्न या फिर मायोमास। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको विली बोलते हैं। सीलिया क्या होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, राइट? वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सीलिया। यहाँ पे हैं विली। और एक्चुअल में जो
नोज़ में होता है ना, नोज़ में जो हेयर्स होते हैं इनको सीलिया भी बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और यहाँ पे म्यूकस होता है, इसका काम होता है जो हमारा एकदम हमने अभी जो इनहेल किया है, ताज़ी ताज़ी जो सांस इनहेल की, इसमें जो अगर कोई डस्ट के पार्टिकल वगैरह हैं तो वो पहले ही रिफाइन हो जाए, अंदर ना जाए वो 53rd। और तभी बोला जाता है कि नाक से सांस लेना चाहिए। बाकी आप मुंह से भी लेते हो तो दोनों का कॉमन ही है, फेरिंग्स में ही पहले पहुंचेगा। फेरिंग्स के बाद वो चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं कि अगर खाना है तो फिर वो चला जाएगा ईसोफेगस में, और अगर सांस है तो फर्दर वो लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया एंड देन फर्दर वो ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंक्यूल्स में और देन एल्विलाई में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? आहार नली का अंग, आहार नली का कौन सा भाग नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, जहाँ जहाँ खाना जा रहा है वो आपका पार्ट होगा। ठीक है। कोलोन पार्ट है, रेक्टम पार्ट है। कोलोन क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है। बकल कैविटी मुंह है हमारा। ईसोफेगस फूड पाइप है। स्टमक यहाँ भी खाना जाता है। इंटेस्टाइन यहाँ भी खाना जाता है। लिवर और पैनक्रियाज में खाना नहीं जाता है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होंगे। सिंपल। 54th, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम? HCl कहाँ रिलीज होता है? माउथ, लिवर, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 55, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब? निम्नलिखित में से कौन सी भोजन नली है? लैरिंग्स, थाइमस, ईसोफेगस, ऑर्टा। ऑर्टा हमने पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे। ईसोफेगस आंसर होगा। थाइमस क्या होता है? जो कैविटी होती है लंग्स के बीच में। और लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स होता है हमारा साउंड बॉक्स। ठीक है। एलिमिनेशन से भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ाई है फूड ट्यूब क्या होती है, ईसोफेगस होता है। 56, विच सब्सटेंस कवर्स द रूट ऑफ द टूथ? ये हमने टीथ वाला कॉम्पोनेंट नहीं पढ़ा है, बट चलो टीथ वाला आई थिंक कॉम्पोनेंट नहीं पढ़ा। ऐसा करेंगे कि इसको कल पढ़ के और कल ही क्लियर करते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है टीथ। ठीक है। द पाउच कनेक्टेड टू द जंक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन में जुड़ी थैली को क्या कहते हैं? कॉन्डाइल, सीसम, कॉकेक्स या फिर एक्सीलिया? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है आपका, सॉरी, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू। ठीक है। स्फिंक्टर मसल्स के थ्रू जाता है। और स्मॉल से लार्ज में जाता है सीसम के थ्रू। यही मैंने बताया था आपको। ठीक है। कोलोन था जो लार्जेस्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का, और सीसम मैंने आपको बताया था आपको। पाउच कनेक्टेड टू द जंक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। ये कॉकेक्स का, कॉकेक्स आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। आई थिंक इस पर भी क्वेश्चन आएगा। ये आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है ना, एकदम लोअर पार्ट। ठीक है। अब उसका तो मैंने स्ट्रक्चर नहीं बना रखा है, जो एकदम लोअर पार्ट हमारा बॉडी होता है वहाँ पे सब बोनी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, पीछे के टाइप, पीछे की साइड में होता है, उसको कॉकेक्स बोलते हैं। ठीक है। यानी कि उसका कुछ काम है नहीं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो अगर हट भी जाएं हमारी बॉडी से तो उनका कुछ असर होगा नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर किसी भी तरह का इम्पैक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीटेड? मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, माउथ या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन? कहाँ पे पूरा होता है? अभी बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ मेजर, हमारा जो डाइजेशन होता है यहीं पे आपका जो मेजर डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है? बस थोड़ा सा वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह कर लेना, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है। ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर के पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस? बताइए। ये भी अब मैंने आपको बताया था कितना, कौन 7 से 8 मीटर कौन लंबा होता है इसमें, जरा बताइए। 7 to 8 मीटर किसकी लेंथ होती है? ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल। ठीक है। ये कितना होता है? 1.5 मीटर होता है। ये हमारा 7 to 8 मीटर होता है, सबसे लंबा होता है आपका। ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ें। और ईसोफेगस की अगर बात करें, ईसोफेगस थोड़ा सा वेरी करता है, जैसे कि अराउंड 20 सेंटीमीटर आप मान लो। ये मीटर में बता रहा हूँ मैं, 7 to 8 मीटर, ये 1.5 मीटर, ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है। 20 सेंटीमीटर है सिर्फ, ये मीटर में है। आगे बढ़ते हैं 60th, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन बींग्स? मनुष्य में भोजन का प्रक्रिया, वैसे भजन भी और भाजन भी सब यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से? माउथ से, है ना। ऑप्शन नंबर डी। तो माउथ से तो चालू हो जाता है, जहाँ पे आपके सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करते हैं और फर्दर हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन? निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? CHSL में क्वेश्चन पूछा गया। स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? कहाँ पे स्टोर होता है आपका? ये होता है लिवर में जाके ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी कैनाइन टीथ, ये टीथ वाला इसको स्किप करिए। बेरियाट्रिक सर्जरी ब्रिंग्स चेंजेस इन अ पर्सन? जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, चलो ये क्वेश्चन किया नहीं तभी यहाँ पे PYQs हम लोग कर रहे हैं।
कि जो बैरियाट्रिक सर्जरी है वो किस में चेंजेस लाता है, बताइए। हार्ट, नेसल पैसेज, लंग्स या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में लाता है। क्यों? क्योंकि जो बैरियाट्रिक सर्जरी है ना, जो लोग मोटे लोग होते हैं, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो इसके बारे में, जो लोग काफ़ी मोटे होते हैं और अगर वेट लूज़ करना होता है, ठीक है, काफ़ी जल्दी लूज़ करना होता है, या फिर वो लूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं, सारा मतलब भाग दौड़ सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बैरियाट्रिक सर्जरी होती है। और वो बैरियाट्रिक सर्जरी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस लेके आती है थोड़ा, ठीक है। मोटे लोग काफ़ी क्या होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम दबा के पेलते रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा उनका चेंजेस हो जाता है बैरियाट्रिक सर्जरी के थ्रू। अगला क्वेश्चन 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? हार्ट है, लंग्स है, किडनी या फिर अपेंडिक्स है? अवशेषी मतलब का है कि कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है अगर इसको हम हटा देंगे तो। कौन सा होगा? हार्ट बिल्कुल नहीं, लंग्स बिल्कुल नहीं, किडनी बिल्कुल नहीं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हो गया आपका, कॉकिक्स बोन हो गया जो अभी यहाँ पे हमने देखा था, ये सारे वेस्टिजियल। आपका पिन्ना हो गया, कान में होता है ना जहाँ पे आप बाली पहनते हो, क्या फंक्शन होता है उसका? अभी मुझे बोला सर बाली पहनना उसका फंक्शन होता है। अरे भाई बाली पहनना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो इसकी वजह से वो आपका वो होगा, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन होगा। टूथ इनेमल अभी इसको नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड ह्यूमन ऑर्गन्स कैन रीग्रो आफ्टर डैमेज इन एडल्ट्स? यही मैं बताना चाह रहा था जो पीछे मैंने रुक गया था बताते वक्त। कौन सा ऑर्गन है जो रीग्रो कर जाता है इन एडल्ट्स अगर इसको हम, अच्छा लिवर वेस्टिजियल ऑर्गन होगा, तो फिर तुम्हारा बाइल जूस कौन फेंक के मारेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जरा बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग वयस्कों में क्षति के बाद पुनः विकसित हो सकता है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका लिवर, यकृत इसको हिंदी में बोलते हैं, जिगर का टुकड़ा यकृत बोलते हैं, ठीक है, यकृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ये पुनर्जीवित हो सकता है। खत्म हो गया आपका। अब बताइए सारे क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए हैं? और जो माल्टेस वाला रहा, माल्टेस वाला, तो अगर एसएससी ने माना है वही स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मानिए कि माल्टेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर आप यही मानिए, फिर अगर चाहे कोई भी आंसर की किसी भी मॉक में बोले कि वो, लेकिन अगर हाँ अगर ये आ गया सलाइव, एक्चुअल में तो यही है, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ से भी रिलीज़ होता है सलाइवा में, और ये अंदर भी रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, ठीक है। मज़ा आ गया, ओके। अब कल हम पढ़ेंगे, मज़ा आया कि नहीं आया ये बताओ। और सर चलो, तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग करने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और कल हमारा पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। अब देखो अगर ये करवाने जाता तो सोचिए कि अभी हम लोग का 12:45 हो गया। अगर मैं फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों लिंक्ड हैं, आराम से हो जाएगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो कल का आराम से हो जाएगा। तो अगर वो फिर मैं पढ़ाऊँगा तो फिर 1:30 और फिर आप लोगों का रोना पीटना शुरू हो जाएगा, है ना। बायोलॉजी कब ख़त्म होगी रोशन? इसी हफ्ते ख़त्म हो जाएगी बायोलॉजी। रेनिन कहाँ से सेक्रीट होता है? रेनिन एक हार्मोन होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, वो किडनी सेक्रीट करती है। रेनिन जो है, पूछ रहे हैं एक लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे कोई खाली जगह है क्या? जो रेनिन होता है, रेनिन इसको सेक्रीट करती है किडनी, और ये एक हार्मोन होता है, ध्यान रखना, कोई एंजाइम नहीं होता है, अगर आप उस तौर से पूछ रहे हैं तो, ठीक है। इकोनॉमिक्स कब शुरू होगा सचिन मीना? इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा ज्योग्राफी के बाद, ठीक है, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स ही करवा देंगे। ट्रिप्सिन पेप्सिन में डिफरेंस? एसके जी लेट आए हैं क्या क्लास में? पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों का सेम काम होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना, ये सिमिलैरिटी होती है। डिफरेंस ये होता है कि एसिडिक मीडियम में काम करना जानता है और ये बेसिक मीडियम में काम करना जानता है। याद कैसे रखेंगे? पेप्सी आपकी एसिडिक होती है, बस ऐसे। पैनक्रियाज में हमने हार्मोन्स देखे थे क्या अक्षय, या रिकॉल करो? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कौन सा रिलीज़ कर रहे थे, ज़रा बताइए। पैनक्रियाज आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस रिलीज़ कर रहे थे इंसुलिन,
ठीक है, जो ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड को मेंटेन करने का काम करते हैं। सर्विश में हैप्पी बर्थडे, मेरा बर्थडे निशांत, हैप्पी बर्थडे। बायो के बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगी मयंक। सर सीलिया तो फूड पाइप में ना, सीलिया डिफरेंट जगह में होता है। सीलिया लंग्स में होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं, कान में भी होते हैं। सीलिया जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे होते हैं जहाँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके, जैसे नाक हो गया, ठीक है, आपके लंग्स में, आपके कानों में, ये सब सीलिया आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। एंजाइम्स के क्वेश्चन छोड़े थे आपने, बिल्कुल बात तो तुम सही कह रहे हो। एंजाइम्स के क्वेश्चन हम लोग हार्मोन्स कर रहे थे, छोड़े थे। अब यहाँ पे मेरे पास पीपीटी तो है नहीं, और अगर मैं पीपीटी लगाऊंगा तो बाकी काफ़ी चीज़ें तुम देख लोगे मेरी तो इसलिए प्राइवेसी को मेंटेन करने की वजह से अभी मैं उसको नहीं यहाँ पे खोल रहा हूँ पीपीटी। बाकी क्या करते हैं कि कल इसको लेते हैं, मतलब बाकी से मेरा मतलब है कि जैसे टेलीग्राम में सारी स्टोर होती हैं, ठीक है, तो ऐसा भी कोई खास प्राइवेसी नहीं है। लेकिन अब मेन ये है कि फिर वो देखना पड़ेगा कौन सी पीपीटी थी, खोलना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कल ही हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, कल स्टार्ट में ही कर लेंगे उसके क्वेश्चंस। जो एंजाइम वाले क्वेश्चन है वो कल कर लेंगे हम लोग, चिंता ना करो। लिवर रिचा इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है। ऑर्गन अगर पूछेगा स्किन है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन। क्लियर? थैंक यू गणेश जी। कंजूसी किसमें कौन सी बात हुई? सर ये बैच अक्टूबर में तक ख़त्म हो जाएगा क्या? अजय, अक्टूबर मेंस तक तो मुश्किल है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपकी हो चुकी होंगी। पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है, बायोलॉजी भी इस हफ्ते हो जाएगी, ज्योग्राफी भी हो जाएगी पक्का। ज्योग्राफी के अलावा एक और सब्जेक्ट भी मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा आपका, ठीक है, एक और सब्जेक्ट। तो काफ़ी चीज़ें हो चुकी होंगी आपकी। चलिए, अब किसी का कोई डाउट नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा अनुज जी, घाटमपुर से हैं आप, अच्छी बात है। कहाँ से हैं? सुपर चैट, ओके। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं कल। नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें। जिन लोगों को एनरोल वगैरह करना होता है बैच है, परमार अकेडमी ऐप पे एनरोल कर सकते हैं। और वेबसाइट भी है www.parmaracademy.in, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काफ़ी लोगों का रहता है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वेबसाइट ये है, ऐप परमार अकेडमी है, परमार अकेडमी डॉट इन। कन्फ्यूज़ मत हुआ करे, कुछ लोग पीडीएफ कोर्स में एनरोल कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हमने गलती से वो वाला कर लिया, करना में जीके वाले में था। तो ये परमार्स जीके बैच करके नाम है, उसमें आपको एनरोल करना है। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ, नोट्स, सब कुछ इसी में मिलता है आपको, ठीक है, परमार्स जीके बैच। और इसमें जो वीकली टेस्ट होता है, वो भी वीकली टेस्ट आपको पता है एप्लीकेशन पे होने लगा है, ठीक है। कल कैसा आपका वीकली टेस्ट सभी का गया? कल हुआ था ना आपका टेस्ट, जो भी वीक में होते हैं सारी चीज़ें, उसका वीकली टेस्ट आपका एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है। तो वो परमार्स जीके बैच करके, हिस्ट्री भी होगी, सारी चीज़ें होंगी अब एक एक करके। ऋषिकेश नायक, तुम्हारा उत्तर ये कि जैसा तुम्हारा अभी एक ब से डिजीज़ का नाम होता स्टार्ट होता है, वो तुम समझ गए होगे, है ना। तो वो जैसा तुम्हारा है ना, वैसा ही। क्या यार, क्या यार जी, पता नहीं कहाँ है अभी। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। बाकी मिलते हैं कल।